हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग NIOS समरी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 507 कोर्स की यूनिट 9। और ये जो NIOS समरी है ये DSSP के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेडागोजी सेक्शन मतलब ये एक टॉपिक कॉमन होते हैं जो आपको नॉर्मली सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम है सामुदायिक संचालन, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है NIOS समरी की। जिन्होंने नहीं देखा पहले वाली वीडियोस वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सामुदायिक संचालन। चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं एक स्टोरी से। ठीक है, एक टीचर है जिसका एक अभी नया नया ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है, उसको एक गांव में एक स्कूल ज्वाइन करना है, वो जा रही है। तो दो केस है, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में ऐसा होता है कि वो गई, वहाँ पे कुछ लोग उसको दिखते हैं और इसने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि प्राथमिक स्कूल कहाँ पे है, प्राथमिक विद्यालय कहाँ पे है। तो वहाँ के लोगों का रिएक्शन ऐसा था कि बहुत अनजान सा स्ट्रेन सा रिएक्शन दिया कि अरे हमें नहीं पता। ठीक है, और फिर वो बेचारी कैसे भी ढूंढ ढूंढ के पहुंची। फर्स्ट केस ये था। सेकंड केस ऐसा है कि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और इसने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय कहाँ है। तो उसमें से एक अंकल कहते हैं कि अरे हाँ, प्राथमिक विद्यालय अभी कल ही मैं अपने पड़ोसी के बेटे को भेज करके आया हूँ। ठीक है, उनमें से कुछ और कहते हैं, कुछ और थोड़ी दूर और मतलब रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पे जाओगे आगे मिलेगा। आगे फिर पूछती है तो वहाँ के लोग कहते हैं ओ हमारा विद्यालय, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये जो वर्ड यूज़ किए गए हैं ये आपका क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है सामुदायिक संचालन। कैसे समुदाय की भागीदारी है, कैसे वहाँ अपनापन है, वो विद्यालय को अपना समझते हैं। तो ये स्टोरी से स्टार्ट होती है। अब इस स्टोरी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई थिंक मैंने अपने नोट्स में कहीं ना कहीं इसको लिखा ज़रूर होगा, कि समुदाय में जो सबसे मूल्यवान संसाधन है वो वहाँ के व्यक्ति होते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि समुदाय में सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल जो रिसोर्स है, अगर पूछा जाए क्या है, तो वो वहाँ के व्यक्ति खुद हैं। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम जानते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या है सामुदायिक संचालन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। तो समुदाय के विकास हेतु यह सर्वोत्तम उपाय जहाँ लोग स्वयं योजना बनाते हैं, मतलब आपको कम्युनिटी को डेवलप करना है, तो जहाँ वहाँ के लोगों का खुद इन्वॉल्वमेंट, कि वो खुद से प्लानिंग करें, खुद से इम्प्लीमेंट करें, खुद से इवैल्यूएट करें, इसे ही बोलते हैं सामुदायिक संचालन। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नीचे दे रखी है कि CM यानी कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक क्षमता निर्माण की प्रक्रिया है, कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोसेस है, जिसके द्वारा लोग, समूह या संस्थाएं, वहाँ के लोग भी हो सकते हैं, वहाँ के ग्रुप भी हो सकता है, या वहाँ की कोई संस्था इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, जो विकास हेतु डेवलपमेंट के लिए योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट ही कहलाता है विकास के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। ठीक है, अब आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये क्या करता है, ये इंटरवेंशन की मांग करता है। इंटरवेंशन को हिंदी में कहते हैं हस्तक्षेप। ऐसा, तो ये हस्तक्षेप का मतलब कि नई नई स्कीम लाने की मांग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल SSA आया, तो SSA का आना इज़ अ टाइप ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये मांग करता है उसके सामर्थ्य को, अगर SSA है तो उसके सामर्थ्य को, उसकी प्रभाविकता को, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में कार्य करता है, कि वो और प्रभावी हो सके। जैसे कि मैंने बताया भी, कोई भी अगर स्कीम आती है तो उसमें समुदाय का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो अपना पार्टिसिपेशन देगा, जिसकी वजह से वो और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। ठीक है, अतिरिक्त संसाधनों के योगदान में, संसाधनों की पहचान करने में, कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं, किनका यूज़ किया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में। लाइक हम लोग अभी शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड ही बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये रिसोर्सेज यूज़ किए जा सकते हैं समुदाय से रिलेटेड, और जो समस्या है उनकी पहचान करने में, उनके निराकरण में, शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने में। मतलब क्या करता है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इनमें भी काम करता है कि जो शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, जैसे कि जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लिंग भेदभाव, या फिर जागरूकता की कमी, तो उनमें भी उनको लाना, उनको पहचान करना, उनको ख़त्म करने की भी कोशिश करता है। सामुदायिक स्वामित्व
तथा निरंतरता को बढ़ाने के लिए, मतलब कि कम्युनिटी स्टेबिलिटी बनी रहे, स्टेबल रहे थोड़ा सा, और कॉन्टिन्यूटी बनी रहे कि उनका इन्वॉल्वमेंट लगा रहे, ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, ये भी बनी रहे, इसमें भी योगदान रहता है इनका। अब इनके कुछ कार्य देख लेते हैं कि क्या कार्य हैं। तो समुदाय के मुद्दों को पहचानना, कि पहला कार्य हो जाएगा कि समुदाय में जो वही मुद्दे, मतलब क्या प्रॉब्लम चल रही है उनको पहचानना। अब इसके जरूरी नहीं कि समुदाय का, फॉर एग्जांपल एक शिक्षक है, ठीक है, वो भी एक कम्युनिटी का पार्ट हुआ। तो अब शिक्षक क्या करेगा, क्लास में बच्चे अच्छा नंबर नहीं ला रहे थे, तो वहाँ पे क्लास में मार्क्स का ना आना एक मुद्दा हुआ, उसको पहचानना, ठीक है, उसको पहचाना कि हाँ क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना। अब उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उनकी पहचान करोगे। तो मैंने जैसे बताया, इसमें एक्चुअली एक स्टोरी दे रखी थी, उसी के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ सारे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मान लीजिए एक टीचर है, वो उसकी क्लास में बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं कर रहे तो उसने पहचान की कि हाँ वो मैथ्स में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ, उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना। तो टीचर ने क्या किया, ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढ निकाला जो कि मदद करेंगे कि क्या इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। जैसे उसने क्या रिसोर्स निकाले थे, उसने निकाले थे उसी के जो सहपाठी हैं, जैसे उन्हीं क्लास के कुछ अच्छे बच्चे जो पढ़ने में रिस्पॉन्स जिनका अच्छा रहा है, उनकी मदद से उन जानने की कोशिश की कि ये बच्चा क्यों नहीं अच्छा कर रहा है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि बच्चों में जो सहपाठी होते हैं वो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना। और सिर्फ इसमें सहपाठी नहीं हुए, इसमें शिक्षक भी हो सकते हैं। तो जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, सीनियर टीचर हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, हेड मास्टर, अभिभावक का योगदान हो सकता है। तो इस तरीके से ये उपलब्ध संसाधन हो जाएंगे, ठीक है। उपलब्ध संसाधन में देखिए, अच्छा जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक हो जाएगा फिजिकल रिसोर्स, एक आ जाता है आपका जो मटेरियल वाला हो जाता है, एंड एक आपका हो जाता है, एक मानवीय होता है, एक फिजिकल होता है, ठीक है, और एक आपका फाइनेंशियल होता है। तो रिसोर्सेज 3 टाइप के हैं। तो मानवीय में इंसान आ जाएंगे, फिजिकल में चीज़ें वीज़ें आ जाएंगी, और फाइनेंशियल में पैसे वैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समुदाय सदस्यों के बीच में निरंतर वार्तालाप विकसित करना, ये भी कार्य होता है कि आपस में उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी बातचीत बनी रहे, इंटरेक्शन होता रहे, लाइक टीचर और स्टूडेंट का या अभिभावक का, ऐसे करके। नेक्स्ट है एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें व्यक्ति स्वयं की तथा समुदाय की आवश्यकताओं को समझे। अब यहाँ पे जैसे वो लड़की वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था उस टीचर का, तो वो क्या करती है, वो यहाँ पे क्लास के बच्चों से कह देती है कि अच्छा ठीक है, आप अपने आप को रेट करो कि आपने क्यों अच्छा नहीं किया। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो सही आंसर देते हैं, कुछ गलत आंसर देते हैं। कहते हैं कि हाँ मतलब बीमार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। हालांकि ये बात पता चल जाती है उनके सहपाठियों से कि ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सहपाठी तो पूरा काला चिट्टा खोल देंगे, तो ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसमें व्यक्ति स्वयं को रेट कर सके, स्वयं को समझ सके कि क्या आवश्यकताएं हैं। ऐसे सहभागिता को बढ़ावा देना, पार्टिसिपेशन। तो समुदाय की पार्टिसिपेशन के लिए जो मीटिंग वगैरह होती है उनमें पार्टिसिपेशन करना उनका, या उनको रेगुलर बेसिस पे होना। विभिन्न प्रकार की टेक्निक एवं अप्रोचेस के विकास में मदद करना। अब यहाँ पे वो टीचर ये ऐसे भी हेल्प ले सकती थी कि जो वरिष्ठ टीचर हैं उनके पास कोई अप्रोच या फिर टेक्निक, या अभिभावक भी, जैसे मैंने बताया ना, कुछ एक वीडियोस में बताया था कि अभिभावक के पास भी अगर कोई स्किल है तो उसका भी हमें यूज़ करना है अपने अधिगम में, ठीक है। तो उनको विकास होने का मौका देना। समुदाय को बाह्य संसाधनों के साथ जोड़ने में सहायता करना, केवल क्लास तक सीमित ना रहना, विद्यालय के बाहर भी, मतलब विद्यालय परिधि के अंदर नहीं, विद्यालय परिधि के बाहर भी उनको जोड़ना, उन संसाधनों को जोड़ना। सभी संबद्ध व्यक्तियों, जिसको स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टेक होल्डर की डेफिनेशन मैंने किसी वीडियो में तो बताई थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन स्टेक होल्डर क्या होता है, जो कि बच्चे से जितने संबंधित व्यक्ति होते हैं, जैसे टीचर हो गया, अभिभावक हो गए, समुदाय पड़ोसी अड़ोसी हो गए, ठीक है, सहपाठी हो गए, सारे स्टेक होल्डर में आ जाते हैं। तो ये उनको सम्मिलित करना, ठीक है। तो ये सारे कार्य हो गए आपके कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी रटने वाला नहीं था, आपको मैंने समझा दिया, ऑप्शन आएगा टिक कर लेंगे।
अब आता है कि कम्युनिटी मोबिलाइज़र क्या होता है। तो मोबिलाइजेशन हमने पढ़ लिया, मोबिलाइज़र क्या होता है। मोबिलाइज़र एक व्यक्ति हो जाएगा, संचालक एक व्यक्ति है जो सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वातावरण बनाने में निम्न कार्य करता है। मतलब एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कुछ कार्य करता है। वो कार्य क्या क्या है देख लेते हैं। व्यक्तियों को साथ मिला करके चलना, ठीक है, मतलब सभी व्यक्तियों को साथ लाने का काम करता है। ऑब्वियसली कम्युनिटी का एक व्यक्ति है तो सबको साथ में लाने की कोशिश करेगा। विश्वास स्थापित करना, ठीक है, चर्चा निर्णय लेने में सहजकर्ता के रूप में कि जो डिस्कशन है, कोई डिसीजन लेना है तो उसमें भी आराम से हो सके, ऐसा वो माहौल बनाता है। और सरलता से कार्यों को होने में सहायता करना, ऐसे बहुत सारे काम है कि सहभागिता को बढ़ावा देना है इस तरीके से। तो ये सारे आपके कार्य हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी नहीं थी, देख लेते हैं पहले अगला पॉइंट। समुदाय में सबसे मूल्यवान संसाधन व्यक्ति वहाँ के व्यक्ति होते हैं, संसाधन वहाँ के व्यक्ति होते हैं। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में ही शुरुआत ही इसी से की थी, तो इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। अब मैं बता रही थी कि एक मोबिलाइज़र के पास कुछ स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें सबसे प्रभावी जो स्किल है वो होती है अच्छा संप्रेषण कौशल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल। किसी भी मोबिलाइज़र के पास कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छी वाली, क्योंकि इससे होगा क्या, वो समुदाय, तभी तो सहभागिता बढ़ेगी ना, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है। ज्ञान के केस में ऐसा होना चाहिए कि उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि समुदाय संचालन की प्रक्रिया क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, समुदाय की समझ क्या है, नैतिक मूल्य क्या है, ऐसे करके उसके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन के तत्व कौन कौन से होते हैं, कि संप्रेषण के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर, तीसरा मैसेज एंड चैनल एंड फीडबैक एंड नॉइस। अब इनको बारी बारी समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे हम कभी कोई बात दूसरे से कहना चाहते हैं तो वहाँ पे, जैसे मैं आप लोगों से कह रही हूँ तो आई एम ए सेंडर है यार, मैं यहाँ पे भेजने वाले में जो अपनी बात है। पहली बात, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होती है अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाना, ठीक है। ये जो पूरी प्रक्रिया हो जाती है यही आपकी कम्युनिकेशन कहलाती है। विचारों, सिद्धांतों, सलाहों, सूचनाओं, समझ का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। तो ये भेजने वाला सेंडर हो जाता है। जो प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आप सेकंड साइड हो तो आप रिसीव कर रहे हो इस नॉलेज को, तो ये आप रिसीवर हो गए। मैसेज क्या है? तो हम लोग एनआई समरी पढ़ रहे हैं। चैनल मीडियम क्या है? यूट्यूब के द्वारा पढ़ रहे हैं, ठीक है, या इंटरनेट भी कह सकते हो आप। तो ये हो जाएगा एक मीडिया के माध्यम, ठीक। फीडबैक क्या होगा? आपका फीडबैक, आप जो कमेंट दोगे वो फीडबैक होगा। तो इसी बात पे आप कमेंट कर दीजिएगा, अच्छी लगेगी वीडियो तो, ठीक है। तो फीडबैक देना। एंड नॉइस क्या होता है? नॉइस आ जाता है अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है। नॉइस इज़ अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। लाइक अगर आप पढ़ रहे हो, आपको कोई आसपास में कोई शोर हो रहा है तो वो आपका नॉइस हो गया। ये नॉइस भी कई टाइप के हैं, उनको हम समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ नॉइस, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है एंड सिमेटिक है। तो हिंदी में इसको बोलेंगे, पहला वाला हो गया भौतिक, फिर फिजियोलॉजिकल का मनोवैज्ञानिक हो गया, एंड नेक्स्ट है जैविक, और फिर है, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो फिजिकल का हो गया भौतिक, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, फिजियोलॉजिकल का जैविक हो गया, एंड सिमेंटिक ही बोलते हैं। तो फिजिकल वाला शोर कैसा होता है? जिसमें क्या होता है, कोई आसपास में निर्माण कार्य से आने वाला शोर होता है। मतलब जो लाइक व्हीकल्स का कोई शोर हो रहा है तो वो सारे आपके फिजिकल में आ जाएंगे। मनोवैज्ञानिक में होता है कि जब सामने वाला का ध्यान ही नहीं है, मैं बता रही हूँ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मनोवैज्ञानिक शोर हो गया। फिजियोलॉजिकल में जैविक हो गया, किसी की जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो उसकी शारीरिक कठिनाई है तो वो प्रभावी रूप से संप्रेषण कर ही नहीं पा रहा है, हकलाना या फिर और भी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। और सिमेंटिक में हो जाता है कि जब वक्ता ऐसे शब्दों का यूज़ करता है, मतलब वक्ता मतलब बोलने वाला, ऐसे शब्दों का यूज़ करता है जो रिसीवर समझ ही नहीं पा सकता। जैसे अगर मैं कुछ भी ऐसे अजीब सा वर्ड यूज़ कर दूं तो आप उसको नहीं समझ पाओगे, तो ये इसको बोलते हैं सिमेंटिक। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ से ये 6 के 6 कंपोनेंट क्या हैं। और इसमें कुछ याद करने वाला नहीं था, क्योंकि ये सारे टॉपिक हम लोग अपने इनिशियल स्टडीज़ में पढ़ चुके हैं। एसएससी के अंतर्गत सामुदायिक संचालन की
गतिविधियाँ। तो एसएससी के अंतर्गत कुछ यही कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं। उन एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं कहाँ कहाँ हुई हैं। जैसे मदर सम्मेलन शुरू किया गया था, मीना वीक, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। हाट बाज़ार गुजरात में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री शिक्षा सबल महाअभियान राजस्थान में। माँ बेटी मेला उत्तरांचल एमपी गुजरात 3 जगह शुरू किया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी जो सिंगल वाले हैं उनको याद कर लीजिएगा। ये जो 3 वाले हैं वैसे मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही सारे लिखे हैं, थे तो उसमें बहुत सारे, लेकिन मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने लिखा है, क्योंकि एक पेपर बनाने का क्राइटेरिया होता है, मतलब वो ऐसे अदरवाइज़ वो नहीं देंगे, इस टाइप के ही दे सकते हैं कि माँ बेटी मेला कहाँ का है, उत्तरांचल एमपी गुजरात। स्कूल चलो अभियान उत्तरांचल का है। प्रवेश उत्सव मेला मध्य प्रदेश का है। होली मेला गुजरात का है। स्कूल मेला केरल का है। एसएससी की जागरूकता एक अभियान था वो हरियाणा का है। पपेट शो केरल और वेस्ट बंगाल का है। तो अब ये जो है ना, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें समुदाय की भूमिका होगी, समुदाय का पार्टिसिपेशन होगा। मीना वीक है, इसमें मदर्स का मीटिंग वगैरह होगी। तो इस तरीके से हाट बाज़ार में क्या होता है, जनजातीय जो लोग होते हैं, ट्राइबल होते हैं, उनके सामान को लेकर के एक बाज़ार बनाया जाएगा। तो इन्वॉल्वमेंट, उनका पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रथम संस्था के बारे में। आप अगर मेरी स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेरे मुझसे कई बार सुना होगा प्रथम संस्था के बारे में, कि जब मैं कहती हूँ कि मेरी जब इंटर्नशिप लगी थी तो वहाँ पे जो खाना आता था तो वो वहाँ बनाया नहीं जाता था, बल्कि प्रथम संस्था से ही था। नहीं, वहाँ पे एक मैंने एग्जांपल और दिया था। एक मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप लगी थी वहाँ पे एक कंप्यूटर लैब थी। तो वो जो कंप्यूटर लैब है ना, वो प्रथम संस्था के द्वारा ही थी, वो स्कूल की नहीं थी, वो प्रथम संस्था के द्वारा एक टीचर उन्होंने अपॉइंट किया था, और वो स्कूल को बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का काम करते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे प्रथम एक संस्था है, और यहाँ पे जब मैं बुक पढ़ रही थी ना, तो मुझे एक्चुअली इसके बारे में पता चला कि ये जो NGO है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत का सबसे बड़ा NGO है। ठीक है, प्रथम। अब इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो याद कर लेते हैं, एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। सभी बच्चे स्कूल में हों, अच्छे से सीखें। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई है, और मुंबई के स्लम में हुई है। मतलब मुंबई के स्लम का मतलब शुरुआत, मुंबई के स्लम एरिया में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में। इसकी शुरुआत प्री स्कूल से, मतलब शुरुआत में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है प्री स्कूल में, कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, मतलब फर्स्ट से पहले वाली, उसके लिए। फिर उसके बाद स्कूल रेमेडियल लर्निंग अप्रोच बनाया गया, मतलब उस स्कूल उपचारात्मक जो अधिगम उपागम के रूप में इसको यूज़ किया गया। ब्रिज प्रोग्राम्स के अंदर चलाए गए। सेतु प्रोग्राम मतलब जिसमें बच्चे अगर स्कूल छोड़ देते तो उनको वापस स्कूल से जोड़ना। लर्न टू रीड मेथड का यूज़ किया गया कि पढ़ना वो सीखें, और इसी लर्न टू रीड मेथड क्या है, एक टेस्टिंग टूल की तरह यूज़ किया गया। ये लाइन लिखी थी लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि इसको एक टेस्टिंग टूल की तरह यूज़ किया गया एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बनाने में। एक सर्वे किया गया, मतलब बच्चों का सर्वे करने के लिए लर्न टू रीड मेथड का यूज़ किया गया, जो टेस्ट करने के लिए, और उससे फिर ये लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो अब इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ की है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रथम क्या है। प्रथम एक NGO है, प्रथम एक नाम है NGO का, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। इसका मोटो ये है, एंड इसकी स्थापना 1994 में मुंबई में हुई थी। अब इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, तो पहली एक्टिविटी है मैपिंग। मैपिंग में क्या करते हैं, ये लोग उस कार्य क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और वहाँ की सुविधाएं, वहाँ जो क्या प्रॉब्लम है या सब जो उपलब्ध सुविधाएं, संसाधन है, उनके बारे में वहाँ के समुदाय के लोगों से विचार विमर्श करते हैं और समुदाय का एक प्रोफाइल तैयार करते हैं। प्रधान VC SMC सदस्यों से मीटिंग करते हैं। तो वहाँ के प्रधान से मीटिंग करना, ताकि थोड़ा सा जो भी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड उनके उद्देश्य को स्पष्ट किया जा सके। छोटे बड़े समूहों के साथ भी मीटिंग होती है, करते हैं ये। विद्यालयों के साथ भावात्मक संबंध बनाना और प्रथम का परिचय देना। और अपने देखिए ये मीटिंग में क्या करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते हैं कि हाँ हम ये संस्थाएं, हम ये करना चाहते हैं, ताकि वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट बन सके। और इसी तरह स्कूल के साथ भी ये प्रथम का परिचय देते हैं और प्रथम की गतिविधियों का सामग्री के साथ प्रदर्शन करते हैं। जो प्रथम की एक्टिविटीज़ हैं और उनकी जो मटीरियल्स हैं उनके साथ वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मज़ा आया ये चैप्टर पढ़ने में, क्योंकि इसमें स्टोरीज़ थी, केस स्टडी वाली कुछ स्टोरीज़ थी इसमें, जो कि मैंने आपको बता भी दी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।